हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है सेंट्रल फोर्स मोशन पर। तो सेंट्रल फोर्स मोशन होती क्या समझने के लिए हम एक पार्टिकल को एज्यूम करते हैं जो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। मान लो एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जब एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उस पर सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ऐसे ही अगर हम सन को ले लें और सन के अराउंड अगर हम अर्थ को मूव करवाएं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो अगर ये अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है तो उसके लिए भी इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एक फोर्स चाहिए जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेंटर के टुवर्ड्स हो। तो ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहती है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के टुवर्ड्स डायरेक्टेड, यानी कि अगर ये पार्टिकल यहां आएगा तब भी फोर्स की डायरेक्शन यहीं पर रहेगी, पार्टिकल यहां आएगा तब भी फोर्स का डायरेक्शन, अगर पार्टिकल यहां आएगा तब भी फोर्स का डायरेक्शन इधर ही रहेगी। ऐसे ही इसमें भी अगर पार्टिकल यहां आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन यहां पर रहेगी। तो यानी कि ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही रहती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द फोर्स। यानी कि ये सेंटर इस फोर्स का सेंटर है, ऐसा ये इस फोर्स का सेंटर है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही इंडिकेट रहती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द फोर्स, और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो यहां मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एफ। जो आपका सेंट्रल फोर्स है बेसिकली आर का फंक्शन होता है। आर मीन्स ये जो यहां पर तो हम ये रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, यहां पे भी इसको एक रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं। ये जो आर है ये इस आर का एक फंक्शन होता है। अब जरूरी नहीं है कि जब पार्टिकल मोशन कर रहा है वो इलिप्टिकल पाथ में मोशन करे, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ में मोशन करे, वो हाइपरबोलिक पाथ और पैराबोलिक पाथ पे भी मोशन कर सकता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल सिर्फ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है या सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि हमारा पार्टिकल एक जनरल एक कर्व में मूव कर रहा है। अब ये कर्व आपका इलिप्टिकल भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकती है, हाइपरबोलिक भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, बट इन सब में एक चीज कॉमन है, ये पार्ट देखो। अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो ये पार्ट इसमें भी है, सर्कल बनाऊं इसमें भी है, इलिप्स बनाऊं इसमें भी है, और अगर मैं हाइपरबोला बनाऊं तो ये जो कर्व होता है बेंट वाला कर्व सब में होता है। तो ऐसे मैंने एक जनरल बेंट कर्व ले लिया। अब इसकी ट्रेजेक्टरी देखो, सर्कुलर भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकती है, हाइपरबोलिक भी हो सकती है और इलिप्टिकल भी हो सकती है। तो ये जनरल पाथ है इसका। और जब पार्टिकल इस जनरल पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ की टुवर्ड्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ओ क्या है, सेंटर ऑफ द फोर्स है। क्या है, सेंटर ऑफ द फोर्स है। और जो इस पर ये फोर्स लग रहा है ये सेंट्रल फोर्स है जो डिपेंड करता है इस आर पर। यानी कि जो आपका सेंट्रल फोर्स है वो आर का फंक्शन होता है और डायरेक्शन भी इसकी हमेशा आर के ही टुवर्ड्स रहती है। इसलिए मैंने यहां पर पोजीशन वेक्टर आर कैप के अलोंग ली, बिकॉज जो अगर पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो फिर ये आर बन जाएगा आपका और इसी के अलोंग इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप लिया गया है। अब यहां पर ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। मींस आपका जो सेंट्रल फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है एज वेल एज अट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव तब होगा जब सेंट्रल फोर्स के आगे पॉजिटिव फोर्स दिया है। अगर सेंट्रल फोर्स पॉजिटिव है दैट मींस वो एक रिपल्सिव फोर्स है। अगर सेंट्रल फोर्स नेगेटिव है तो मींस वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल समझाऊं आपको, जैसा मान लो आपके पास एक क्या है, एक न्यूक्लियाई है। अगर हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करें, आपके पास न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई पर चार्ज कितना होगा, +Jd, और यहां पर एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये अल्फा पार्टिकल है और ये यहां मान लो अगर अल्फा पार्टिकल नहीं है, कोई एक पार्टिकल है जिस पर जो चार्ज है वो है ई चार्ज का एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये ई चार्ज का पार्टिकल जब क्लोज पहुंच रहा है इस न्यूक्लियस के जिस पे चार्ज +Jd है, सिंस इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक तरह का रिपल्सिव फोर्स फील करने वाले हैं। और सिंस इन दोनों के पास चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं
और ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो एक कूलम फोर्स होगा। और कूलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस r है तो r तो r ही रहेगा, चार्ज हो जाएगा E और ZE, तो Q1 हो जाएगा मेरे पास ZE और इंटू E। अब इस पे ऑल ओवर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज अगर मैं देखूं तो ZE और E दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है इनके बीच लगेगा रिपल्सन फोर्स, एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। तो इसलिए हमारा जो सेंट्रल फोर्स आ गया, देखो सेंट्रल फोर्स फंक्शन किसका आया, आर का फंक्शन आया नहीं आया, आर का फंक्शन आ गया, तो सेंट्रल फोर्स हमारा क्या आ गया, फंक्शन ऑफ आर आ गया, साथ में पॉजिटिव साइन के साथ आया। इसका मतलब ये एक दूसरे को, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसके बदले अगर मैं यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लूं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लूं, तो अब जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके पास जाएगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज इसके टुवर्ड्स जाएगा तो इनके बीच में फील होगा एक अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं अब कूलॉम फोर्स लगाऊं तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर चार्ज है ZE, इस पर चार्ज है E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स तो अभी भी कितना आएगा, ZE स्क्वायर बाय R ही आएगा, फोर्स सेम आएगा, बिकॉज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, बिकॉज कूलॉम्स लॉ में हम चार्ज का साइन लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन यहां पर जब हम सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेंट्रल फोर्स में हम इसे लेंगे FR, क्योंकि ये R का फंक्शन है, और साथ में हम क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, सिंस यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनेगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका उल्टा अगर मैं ऐसा करता हूं, इसके उल्टा अगर मैं दोनों ही नेगेटिव ले लेता, मान लो ये भी नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि ये अगर से क्लोज आता तो रिपल्सन फोर्स फील होता, तो यहां पे भी माइनस का ZE होता और माइनस का ZE होता, तो फिर माइनस माइनस फिर भी प्लस हो जाते। तो सेंट्रल फोर्स जब भी पॉजिटिव है तो मतलब दो सेम चार्ज के पार्टिकल्स के बीच लग रहा है और फोर्स होगा रिपल्सिव, और जब भी सेंट्रल फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये दो डिफरेंट साइन के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, और इसका जो फोर्स की जो वैल्यू है अट्रैक्टिव है, मतलब दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो आपका सेंट्रल फोर्स है प्लस माइनस FR अलोंग R कैप होता है, जहां पॉजिटिव साइन रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है एंड नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। ये फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंटर ऑफ फोर्स है और ये जो फोर्स की वैल्यू है सेंट्रल फोर्स है, फोर्स को सेंटर फोर्स बोलते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है जो हमें ध्यान रखनी है कि सेंट्रल फोर्स जो होता है हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर पार्टिकल पूरे पाथ में मोशन कर रहा है तो मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तब भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इलिप्टिकल में कर तब भी सर्कुलर, तब भी आपके टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बिकॉज ये सब क्या है, एक तरह के सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल है। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज 0, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सेंटर फोर्स मोशन कर रहा है तो उस पर टॉर्क लगेगा 0, कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि टॉर्क होता है dL/dt। बेसिकली हमने कूलॉम, हमने न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है F = dP/dt। ये कूलॉम, ये सॉरी हमारे पास क्या है, न्यूटन लॉ है। अगर हम मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से रिप्लेस कर दे, फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दे, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, बिकॉज ये दोनों आपस में एनालॉगस होते हैं। तो हमारे पास टॉर्क आता है dL/dt। सिंस यहां बोला टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है तो मतलब ये पार्ट 0 हो गया, तो dL/dt आपको 0 मिल गया। अब dt को यहां 0 से मल्टीप्लाई करो तो dL भी 0 आ जाएगा, दोनों साइड कर दोगे इंटीग्रेशन तो dL का इंटीग्रेशन L हो जाएगा और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। मींस एंगुलर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिंस टॉर्क 0 है इसीलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, सेंटर ऑफ फोर्स के अबाउट कंजर्व रहता है। यानी कि अगर इस सेंटर के अबाउट कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम, सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के कारण ही आपका जो एरियल वेलोसिटी है वो भी कंजर्व रहती है। अब एरियल वेलोसिटी क्या है और एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट रहने में वो कैसे कंजर्व रहती है,
इसके लिए हम एक नया लेक्चर उसमें इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिलहाल यहाँ समझ लेते कि एरियल वेलोसिटी है क्या। तो मान लो एक पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है अलॉन्ग सेंट्रल फोर्स। तो अभी वो मान लो यहां पर है, इस पॉइंट पर टाइम है t1, इस पॉइंट पर टाइम है t2। तो यहां पर जो ये आपका r वेक्टर आ गया, फिर ये r वेक्टर ये हो गया, मान लो ये r वेक्टर हो गया। तो इसने t1 t2 टाइम पर जो एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है, इसने t1 t2 टाइम पर जो एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम और पहुंच गए, फिर यहां पे मान लो t1 टाइम है, यहाँ पे भी मान लो क्या है t2 टाइम है। तो ये जो एरिया स्वेप्ट किया, ये एरिया और ये एरिया सेम रहेंगे, बिकॉज टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। यानी कि इस एरिया को स्वेप्ट करने में टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, और इस एरिया को स्वेप्ट करने में भी टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 टाइम पर इक्वल एरिया ये क्या करेगा, स्वैप करता है। इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, यानी कि dA/dt, ठीक है ना। देखो अगर मैं बोलूं कि ये एरिया है डेल्टा ए और ये टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, तो यहां पे भी क्या आएगा, डेल्टा ए और डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पर एरियल वेलोसिटी और इस पॉइंट पर एरियल वेलोसिटी सेम रहेगी। ऐसे ही हर पॉइंट पर एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। मींस जो आपका ये r है, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल एरिया स्वैप करता है, जिसे हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा हुआ है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में पढ़ा हुआ है कि एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट होने पर एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, और एरियल वेलोसिटी का इस L के साथ यानी कि एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।